Hello, dear students. I'm Poonam Som here. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will continue the third chapter of history, that is the Delhi Sultans. Earlier, we have completed many topics, and today there is a last topic, the Sultanate in the 15th and 16th century. Hello, dear students. I welcome you back in the video. Yesterday, we have completed this table. You have just compared both of the rulers, that how they were different, or what the similarities between were was between them. ठीक है, तो ये हमने कल टेबल कंप्लीट कर ली थी. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी. तो जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, उसकी 15 और 16 सेंचुरी में क्या पोजीशन थी, या कैसे वो वर्क कर रहे थे. ठीक है, बिफोर दैट वी शुड कंप्लीट दिस पैरा. इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक, ये कौन सी लिस्ट है जिसके बारे में हमने कल बात की थी, कि इसमें कंपैरिजन किया था दोनों रूलर्स के बारे में. So, in this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, जहाँ पर हमने देखा था कि लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फेल हो गया था. ठीक है, और वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि उसने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, या उसने एक मतलब एक नया डिसीज़न लिया था कि ही विल अटैक ऑन दैट मंगोल्स. ठीक है, मंगोल टेरिटरी. तो दैट वाज हिज, कहा जाता है कि दैट वाज हिज फुलिश आइडिया, या उसी की वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया. तो बट अगर हम इसे ध्यान से, मतलब अगर हम इन्हें ध्यान से पढ़ें, तो हमें ये पता चलेगा कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कि पहली बार ऐसा हुआ था सल्तनत में, दिल्ली सुल्तान प्लान ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी. ठीक है, कि जो मंगोल्स उनको परेशान किया करते थे, तो पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि किसी दिल्ली सुल्तान ने यह डिसाइड किया था कि वो मंगोल्स पर अटैक करेंगे, या मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करेंगे. ठीक है, अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंस मेजर्स, और ये उस डिफेंस के, यानी कि बचाव के टोटली अगेंस्ट था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए, मतलब अपनी डिफेंस के मीज़र, यानी कि अपनी बचाव के मापन उन्होंने तैयार कर रखे थे, अपने लिए बचाव के हर तरीके उन्होंने यूज़ कर रखे थे. बल्कि ऑन द अपोजिट साइड की जो मोहम्मद तुगलक था, ही जस्ट ट्राई टू, मतलब टू फेस द पर्सन, है ना, टू फेस द मंगोल्स, जो हमेशा उन्हें डिस्टर्ब करते थे. वो चाहता था कि वो उन पर अटैक करके उनकी टेरिटरीज पे कब्जा कर ले. तो दैट वाज, मतलब एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा, या एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट निर्णय था ये. बट क्योंकि इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. ठीक है, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of a military offensive against the Mongols. अब जो मोहम्मद तुगलक के जो मीज़र्स थे, मतलब जो भी उनको, जो उन्होंने मापन किए थे, या जो उन्होंने तैयारियां की थी, वह कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स. तो उन्होंने क्या किया था, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अपनी एनर्जी थी, या जो अपना जो प्लानिंग थी, वो उन्होंने अपनी मिलिट्री से ही रिलेटेड की थी. मतलब अपना सेम क्या था, कि वो अपनी मिलिट्री को बचाना चाहते थे, और अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहे थे, और अपनी मिलिट्री को ही सेव करना चाहते थे अगेंस्ट द, कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी मिलिट्री को तैयार कर रहे थे कि वो मंगोल्स के अगेंस्ट, मतलब वो वर्क कर सकें, या उनके अगेंस्ट खड़े हो सकें. तो वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते थे. ठीक है, क्लियर. द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15 और 16 सेंचुरी में क्या कंडीशन थी सल्तनत की. टेक अ लुक एट द टेबल ऑफ वन अगेन. हम यहाँ पर अगर बात करें, तो टेबल वन की बात हो रही है. तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, तो जो आपके स्टार्टिंग में थी चैप्टर की ना, उसके बारे में बात करेंगे. तो टेबल वन के बारे में बात कर रहे हैं हम. अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि दैट वाज द राजपूत डायनेस्टी, अर्ली तुर्किश डायनेस्टी. उसके बाद क्या थे, खलजी और तुगलक. ठीक है, इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. ठीक है, तो सो आफ्टर तुगलक, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. कि दिल्ली पर सैयद और लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली और आगरा पर
ठीक है, 1526 तक रूल किया था। एंड बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. इसके अलावा जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा साउथ इंडिया, ठीक है? यहाँ पर जो रूलर्स थे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रूलर थे, मतलब वहाँ के जो पुराने चले हुए रूलर आ रहे थे या मतलब उनके जो पहले से राज मतलब रूल कर रहे थे, तो उन्हीं की परंपराएँ चली आ रही थी या उन्हीं के वंश आगे बढ़ रहे थे। तो वो रूल कर रहे थे और बहुत काफ़ी इंडिपेंडेंट थे। वो किसी और रूलर के अंडर में वर्क नहीं करते थे। इंडिपेंडेंट और काफ़ी फ्लोरिशिंग मतलब फल फूलना, यानी कि बहुत ज़्यादा शाइन करना या बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाना, सक्सेसफुल होना, उनके काफ़ी मतलब फलते-फूलते स्टेट्स थे। मतलब प्रोग्रेस करते हुए डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरियस कैपिटल, प्रॉस्पेरियस मतलब कि वेल्दियर, ठीक है? उनकी जो कैपिटल्स थी और जो उनके स्टेट थे वो काफ़ी वेल्दियर और प्रॉस्पेरियस थे। So this was also the period which saw the emergence of the new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. तो इस टाइम पर ये एक समय था जिस टाइम पर नए रूलिंग ग्रुप्स यानी कि नए शासन करने वाले ग्रुप्स उभर कर आए थे, जैसे अफगान्स और राजपूत्स, ठीक है? उनका इंट्रोडक्शन इसी टाइम पर या उनकी एंट्री इसी टाइम पर हुई थी। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. इस टाइम पर कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो बहुत ही छोटे थे बट और बहुत ही कम समय के लिए रूल किए गए थे, मगर वो बहुत ही पावरफुल थे और बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया गया था उन पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड किए गए थे। शेरशाह सूरी, अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी की, उसने 1540 से लेके 1545 तक अपना करियर आजमाया था, मतलब अपना करियर कंटिन्यू किया था। एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी ही वाज अ मैनेजर ऑफ द स्मॉल, एक छोटे से क्षेत्र का वो मैनेजर था। फॉर हिज अंकल इन बिहार, उसके जो अंकल थे वो बिहार में थे और उन्होंने एक छोटा सा पर्टिकुलर टेरिटरी उनके हाथ में दे दिया था मैनेज करने के लिए। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, और इसी ने शेरशाह ने क्या किया था, मुगल एम्परर हुमायूं को डिफीट किया था, यानी कि हरा दिया था 1530 से 40 के बीच में और 1555 से 1506 के बीच में। ठीक है, शेरशाह कैप्चर दिल्ली और हुमायूं को हराने के बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, और अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी। ऑल दो डायनेस्टी आपको पता है ना, राजवंश, ठीक है? सो ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, क्योंकि मगर जो सूरी की शेरशाह सूरी का टाइम था वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक ही चल पाया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, और यहाँ पर रहते हुए शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी के ही मतलब उनकी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो किया, उन्हीं के एलिमेंट्स को फॉलो किया और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट जो उनके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रही, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही। शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन became the model followed by the great emperor अकबर। इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद अकबर आए, ठीक है? जो मुगल एम्पायर के रूलर थे, ठीक है? अपने तो हुँ। हुमायूँ के बेटे थे अकबर, ठीक है? तो वापस उन्होंने क्या किया, शेरशाह ने उनसे छीन लिया था, तो शेरशाह के बाद अकबर ने वापस अपना राज्य, मतलब हुमायूँ का जो था हुमायूँ पहले जहाँ पर रूल कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने शेरशाह को हराकर और वापस अपनी डायनेस्टी को, मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, और अब जो रूलिंग थी वो उनके हाथ में आ गई थी। सो 1556 से लेके 1605 व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर, और जो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल, रोल मॉडल के रूप में या फिर एक मॉडल के रूप में अकबर ने एक्सेप्ट किया था या उसी को आगे कंटिन्यू करता रहा। फिर बाद में अपनी और भी ज़्यादा टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने पूरे मुगल एम्पायर को ही उसमें कंसोलिडेट कर लिया, मतलब आसपास के बाकी एरियाज़ पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है? तो बच्चों, दैट वाज योर लेसन, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, बाय, थैंक यू।